बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 20। तो आशा है कि आप सारी एनसीईआरटी जो है पिछली पढ़कर आए होंगे, और मैंने जो बोला था कि आपसे कि आज जो है आप जो जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका जो है आप पूरी थ्योरी पढ़कर आए होंगे एनसीईआरटी से। मैंने आपसे पहले पिछले लेक्चर में बोला था कि आप पढ़कर ही आएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ कर आओगे ना तो फायदा होगा आपको जो है। जो मैं वीडियोस में बताऊंगा तो आपको पहले से पता होगा। तो आपको जो है पहले से आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी और क्लियर होंगी। तो आप पहले से एनसीईआरटी पढ़ के आइए, सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए, और सारे जो है ग्राफ्स वगैरह पढ़िए। तो जो मैं मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लेकिन हाँ, ऐसे इम्पोर्टेंट उसकी उतना नहीं है जितना हम जो है बाकी का पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दूंगा आज। तो आज हम पढ़ेंगे द्रव की तरंग प्रकृति को कंप्लीट कर देंगे आज। आज इसको, हाँ, ये बहुत दिनों से चल रहा है टॉपिक अपना। बीच में जो है फुल सेल के बारे में ही पढ़ा था। तो एक काम करेंगे, आज उसको पूरा रैप अप करके इसको कंप्लीट कर देंगे। पूरा पूरा द्रव की तरंग प्रकृति को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यदि एक इलेक्ट्रॉन निश्चित संवेग पी अर्थात डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो, तब डी ब्रोगली संबंध के द्वारा इसका तरंग दैर्घ्य भी निश्चित होगा। इसका कहने का मतलब है, अगर तुम्हारा संवेग निश्चित है तो तरंग दैर्घ्य भी निश्चित होगा। एक निश्चित एकल तरंग दैर्घ्य की तरंग का विस्तार संपूर्ण स्थान में होता है। मतलब कि जो है एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की जो तरंग है, वो इस संपूर्ण स्पेस जो स्थान है, वो कहीं पर भी जो है विस्तार कर सकती है। इसकी कोई जो है लिमिट नहीं है स्पेस में। मतलब इस जो अपना जो एनवायरमेंट है, इसमें उसकी कोई वो ऐसी फिक्स दिशा नहीं है कि वो इधर ही जाएगा। वो जो है कहीं भी विस्तार कर सकता है। इस संपूर्ण स्थान में वो कहीं भी जा सकता है। बॉर्न की प्रायिकता व्याख्या कैसे, इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्थान के किसी निश्चित क्षेत्र में स्थानीय नहीं होगा, अर्थात इसकी इस स्थिति अनिश्चित अनंत होगा, अनंत होगी, जो अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ संगत है। तो पहले भी अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ संगत भी है। ये देखिए, जो डेल्टा एक्स है, जो उसकी अनिश्चितता है, वो आप यहीं से समझ लीजिए। डेल्टा एक्स जो टेंड्स टू इंफिनिटी है। मतलब जो डेल्टा एक्स वो इन्फिनिटी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। मतलब जो इतना बड़ा अपना जो क्या बोलते हैं इससे संपूर्ण स्थान है, कहीं भी जो है प्रवेश कर सकता है। इस तरंग मतलब एक निश्चित नहीं है उसकी तरंग है। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की जो तरंग है, वो कहीं भी विस्तार कर सकती है हमको स्थान में। इतना उसके पास स्कोप है, कहने का मतलब इंग्लिश में स्कोप बोलते हैं उसको। इतना उसके पास ऑप्शन है। तो डेल्टा एक्स है वो इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ऑप्शन है। और इसलिए वो अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ भी संगत है। तब द्विध्रुव ब्रोगली के संबंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन की संवेग का भी एक विस्तार होगा। क्या होगा? डेल्टा पी की अनिश्चितता यह अनिश्चितता के संबंध से अपेक्षित है। तो गणितीय ढंग आपत्ति छोड़ दी गई है। ये यह दर्शाया जाता है कि तरंग पैकेट विवरण दे ब्रोगली संबंध तथा बॉर्न प्रक्रिया व्याख्या के साथ हाइजेनबर्ग अनिश्चितता संबंध का परिशुद्धता रूप में पुनर्उत्पन्न करता है। कहने का मतलब कि जो आप तरंग पैकेट विवरण पढ़ा था ना, दी ब्रूगली का, दी ब्रूगली संबंध तथा बॉर्न प्रक्रिया व्याख्या प्रायिकता व्याख्या के साथ हाइजेनबर्ग अनिश्चितता जो संबंध है, हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता संबंध है, उसके जो परिशुद्धता कर सकते हैं, जो दोनों इस दोनों पुनर्उत्पन्न करते हैं। मतलब इस वाली जो क्या बोलते हैं इससे इन्होंने जो इनकी इसकी जो इन्होंने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का संबंध थे, और बॉर्न प्रक्रिया और दी ब्रूगली के जो है विवरण थे तरंग पैकेट के। तो हम चाहें तो इसको यूज कर इसका इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। मतलब इसके इस्तेमाल करके इसको दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके भी इसको उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल करके अपन इन दोनों को पुनर्उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दोनों इसलिए लास्ट में लिखा है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता संबंध का परिशुद्ध रूप में पुनर्उत्पन्न करता है। तो अध्याय 12 में द्विध्रुवीय संबंध को किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण पर बोर की परिकल्पना की सामर्थ्यता को दर्शाते हुए पाएंगे। चित्र 11.6 ए में एक स्थानीय तरंग पैकेट तथा चित्र संवेग से 11.6 बी में निम्न निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए विस्तृत तरंग व्यवस्था चित्र दिखाया गया है। तो हम आपको चित्र दिखाएंगे अब। तो ये देखिए, यह 11.6 ए इलेक्ट्रॉन का तरंग पैकेट विवरण, जो कि बिल्कुल हमारा उस जैसा है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है अपनी 11th वगैरह में कि वेव्स जो है वो कैसे चलती हैं। तो देखिए वो बिल्कुल सेम है, बस इसमें आपको दिख रहा होगा कि कभी इसकी जो है उसमें जिसको कहते हैं अपन फ्रिक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, वो जो है क्योंकि ये कहीं कहीं ये ज्यादा हो गई, कहीं या कम हुई, तो जस्ट का विवरण है। बाकी हाँ, तो अगला अगला 11.6 का बी देख लेते हैं
किसी इलेक्ट्रॉन के निश्चित संवेग से मेल खाती द्रव्य तरंग संपूर्ण आकाश में विस्तृत होता है। जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने का प्रयास करता है। क्योंकि जो है प्रकाश की कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश पट्टिका पर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो इलेक्ट्रॉन उस पूरे जो हमारा जो ये पूरा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कहेंगे या फिर पूरा जो है ये वो कहीं भी जा सकता है। अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन है, रुकिए मैं अच्छे से बना के बता देता हूँ। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है। तो अब देखिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ और रेड वाला, हाँ। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आया पट्टिका से, मान लीजिए पट्टिका ये है, और इससे जो है ये बाहर आ गया। तो आप इसकी ऑप्शन देखिए, इसके पास कहाँ कहाँ है जाने को। ऐसा भी जा सकता है, हम्म, ये ऐसा भी जा सकता है, ये जो है ऐसा भी जा सकता है, और ये ऐसा भी जा सकता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, मैं जो जो बना रहा हूँ कि इधर ही जा सकता है, वो ऐसा भी जा सकता है। मतलब मैं कहने का आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस पूरे स्पेस में कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए जो है डेल्टा एक्स जो है, रुकिए, वो इसमें इन्फिनिटी यानी अनंत पे जाने का प्रयास करता है। मतलब ये अनंत पे जाने का जो है प्रयास करता है। तो इस समझिए आप, इससे क्या होता है। तो ये जो है यहाँ पे वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप चाहें तो इसको जो है बस एक बार समझ के स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसको हर चीज को समझना है, क्योंकि हमको जो है कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में जो है हमको सब कुछ समझना है, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा भी हो। तो लेकिन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आपको पढ़ना है, इसको भी है। लेकिन ये जो है ये वाला ग्राफ है, और जो ये अपना ये वाला ग्राफ है, और ये जो ए और बी ग्राफ है, ये दोनों जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट जो हमने पहले ग्राफ पढ़े हैं वो थे। तो लेकिन आपको पढ़ना है इनको भी, ये सारे ग्राफ आपको पढ़ने हैं, छोड़ना किसी को भी नहीं है। और सारे आपको समझ के पढ़ना है, और फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लीजिएगा, और ग्राफ को जो है आपको समझ के ही पढ़ना है। और मैंने बताया था कि फॉर्मूला भी याद करना भी इम्पोर्टेंट है, और उतना उस जो फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो जैसे कि मैं भी कई कभी बार ऐसा करता हूँ, जैसे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि लेमडा के बराबर क्या लिखूंगा, क्या लिखूं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो है कुछ भी एच बराबर जो मैं उसे पता है पूरी प्रक्रिया की, ऐसे ऐसे जो है वो फॉर्मूला निकलता है, तो मैं पहले एक फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। मैं केवल एक फॉर्मूला याद करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक में, और उस एक फॉर्मूले से मैं सारे बना देता हूँ। आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो आप दो तीन याद ये समझ लीजिए कि अगर प्रकाश विद्युत प्रवाह को आपको अच्छे से सारे फॉर्मूले याद नहीं हुए तो इसका एक ही तरीका है। आप चाहें तो बस दो चार फॉर्मूले याद करके, दो चार भी दो तीन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, उन दो तीन फॉर्मूले से आप पूरी की पूरी प्रकाश विद्युत प्रवाह के सारे फॉर्मूले जो है खुद ही बना लोगे। तो आपको मेरे साथ सीखना है कि कैसे आपको ये करना है, मैं आपको बताता भी हूँ। तो आपको बस मेरे जो फॉलो करना है, और मैं जितना पढ़ाता हूँ उतनी एनसीईआरटी आपको जाके पढ़नी है, और जाना आपको कुछ करना नहीं, बस एनसीईआरटी आप एक बार रीडिंग मेरे साथ लगाते जाइए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और बाकी फॉर्मूला पढ़ लीजिए। ग्राफ जो है आपको अच्छे से पढ़ने है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से बनेगा। तो आप ग्राफ सारे पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, उदाहरण और आगे भी उदाहरण कुछ करेंगे, पहले मैं उदाहरण करा चुका हूँ। तो उदाहरण भी आप ये समझिए कि उदाहरण में उन्होंने किया कैसे है प्रश्न को, मतलब जिस जो प्रश्न का हल है, आपको ये समझना है कि वो हल ऐसे आपको करना है। तो हल जो है उतना इंपॉर्टेंट, आंसर भी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर को प्रस्तुत कैसे करते हो। तो प्रस्तुत करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है टिक मार्क नहीं लगाना है ट्वेल्थ में। अगर ट्वेल्थ देना है आपको, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको लिख के प्रस्तुत करना है, तो आपको जो है उसके लिए जरूरी है कि आप जो है, अगर आपको लिख के करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे आपको प्रस्तुत करना है हल को। तो चलिए, वो आप सब लोग मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, तो आप देख लीजिएगा, और बाकी ग्राफिक प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मुला सारे याद कर लीजिए, एनसीईआरटी मेरे साथ करते चलिए। तो आज हमने जो है द्रव की जो तरंग प्रकाश को जो है आज हमने कंप्लीट कर दिया, इसको पूरा पढ़ लिया। और अगला टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे वो है उदाहरण 11.4 और 11.5, तो इनको हम पढ़ेंगे।
और इनको भी खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोनों उदाहरण एक ही उसमें हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम जो है स्लाइड में या कम से कम पीपीटीज में मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। तो देखेंगे, अगर मैं एक में कर पाऊंगा तो एक में कर दूंगा, और इसको हम दो में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इनको एक ही में कर दूं। और बाकी चलिए, बाकी मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है एक बार उदाहरण को आंसर मत देखिएगा, घर पे जो है एक बार इसको प्रश्न जरूर पढ़िएगा और उसको करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप एक प्रश्न पढ़ना, उसको करने का प्रयास जरूर करना दोनों उदाहरणों के, जिससे अगर आप जो मेरी क्लास अगली अटेंड करेंगे तो आपको जो है, आपको जो है आप मेरे आंसर, मेरा उत्तर, मैं आपसे आपको उत्तर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपको और अच्छी चीजें हो सकता है, अगर कुछ नई चीजें समझ में आ जाए। तो इसलिए आप जो उदाहरण पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी जो पूरी रीडिंग लगा लीजिएगा, जो मैंने आज पढ़ाई है और जो कल पढ़ाऊंगा उसकी भी उदाहरण जो है वो पढ़ के आइएगा, उदाहरण पढ़ाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।